नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत एक और युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। रूस की संसद ने यूक्रेन में फौज भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और जिसके बाद यूक्रेन ने अपनी फौजों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। लेकिन अमेरिका सहित दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें रूस को इस तरह के किसी हमले के खिलाफ चेता रही हैं। रूस का ये कहना है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए, अपनी जनता की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकता है और इन हितों में यूक्रेन में रहने वाले रूसी बोलने वाले, रूसी भाषी जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। इन तेजी से बदलते घटनाक्रमों के बीच पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच करीब 1.5 घंटे फोन पर बातचीत हुई है। यहां तक कि यूक्रेन में इस संकट को यूरोप का इस सदी का सबसे बड़ा संकट कहा जा रहा है। जो यूक्रेन का ये संकट है, भविष्य में किस तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं और किस तरह से पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो बदल रही है, इस पूरे दौर में ये जानने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है राजीव सिकरी, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके अलावा कई देशों में राजदूत भी रह चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ चरणजीत सिंह हैं, प्रोफेसर हैं सेंटर ऑफ रशियन स्टडीज जेएनयू से। संदीप दीक्षित हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं द हिंदू अखबार के, और कर्नल अनिल कौल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एम्बेसडर सिकरी, आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। फिलहाल जो ये संकट है, क्या ये अप्रत्याशित है या जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जो बिल्डअप हो रहा था इस स्थिति तक, ऐसा लग रहा था कि वाकई युद्ध होने ही वाला है? देखिए, ये संकट तो 10 दिन पहले शुरू हुआ जब यानुकोविच को वहाँ कीव से भागना पड़ा। तब तक तो ये नहीं लगता था कि ऐसी स्थिति होगी, पर वो वहाँ से गए, उनको थोड़ा शरण रूस में मिल गया और फिर जौन से नई सत्ता संभालने वाले जौन से लोग थे, उन्होंने एक दो ऐसे कदम लिए जिससे कि रूस में काफ़ी एक घबराहट सी हो गई। उन्होंने कहा कि रूसी भाषा को मान्यता नहीं दी जाएगी और ऐसी वो वक्तव्य आने लगे जिससे कि वाकई में पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया के जौन से लोग थे, जो ज़्यादातर रूसी भाषा बोलने वाले हैं, रूसी मूल के हैं और जिनके समर्थन से यानुकोविच राष्ट्रपति बने थे, उनको ऐसे लगा कि अगर ये जौन से नए लोग आए हैं वो उधर रहेंगे तो हमारी स्थिति थोड़ी नाजुक हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां आपको नजर आ रही हैं, जाहिर है ये करीब करीब हफ्ते 10 दिन का ही डेवलपमेंट है। क्या इसके पीछे जो इसकी वजह हैं वो इतिहास में दर्ज हैं? क्या धीरे धीरे जिस तरह के बदलाव हो रहे थे, जो एक तनाव की स्थिति बन रही थी, वो शायद अखबारों की सुर्खियों से में शामिल ना हुआ हो लेकिन बन रहे थे हालात? इतिहास तो है, क्योंकि आप देखें तो पूर्वी यूक्रेन और क्राइमिया में रूस का बोलबाला ज्यादा है, रूसी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। सैनिक अड्डा भी है, क्रीमिया में सैनिक अड्डा भी है, सैनिक अड्डा भी है। और पश्चिम में वो ज्यादातर वो यूरोप की तरफ देखते हैं और पूरे लवोव के इलाके में तो नियो फासिस्ट भी हैं। वो एक जब हिटलर के साथ लड़ाई हुई थी तो वहाँ से एक स्टेजिंग ग्राउंड था और ये सारे फासिस्ट जौन से हैं अभी तक उनको मिटा नहीं सके थे। तो एक डिवाइड था और जौन से चुनाव जीतने वाले प्रेसिडेंट थे यानुकोविच, जो जीते हैं, उनको समर्थन ज्यादातर पूर्वी इलाकों से मिला था और यूलिया तिमोशेंको और दूसरे जौन से हैं वो पश्चिम यूक्रेन के। अब ये जौन सा ये षड्यंत्र ये चल रहा था कि किसी तरह, ये 20 साल से मामला चल रहा है कि किसी तरह यूक्रेन को रूस से अलग किया जाए और अगर ये हो जाता है तो ये रूस के लिए एक बहुत ही गहरा घाव हो जाएगा। और शायद क्या यही वजह है कि पिछले 2 दशक से ज्यादा जब से भी अस्तित्व में आया है तब तक अभी तक जिसे एक राष्ट्रवादी जो सेंटिमेंट, जो फीलिंग कही जाती है, वो यूक्रेन में नहीं देखी गई। मतलब पूरी तरीके से एकजुट एक देश नजर नहीं आया। एक पोलराइज्ड है, बिल्कुल पोलराइज्ड है और बहुत ही क्योंकि उसकी लोकेशन देखते हुए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। एक तरफ तो आपने खुद कहा कि सेवास्टोपोल और क्रीमिया में रूस की नेवी है और अगर रूस की नेवी को खतरा हो जाए तो रूस के लिए तो बहुत ही सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई नेचुरल बॉर्डर नहीं है और उनके रूस की सुरक्षा के लिए यूक्रेन बहुत जरूरी है। अगर यूक्रेन अलग हो जाता है, यूक्रेन का बर्ताव ऐसे हो जाता है कि रूस को एक दुश्मन समझने लगे या अच्छे रिश्ते ना रहें,
तो ये तो जैसे कहते हैं ना कि रूस के को ऐसा एक असुरक्षित mortal blow स्थिति हो में डाल सकता है। बिल्कुल असुरक्षित स्थिति में डाल देगा बिल्कुल। यानी कि प्रोफेसर चरणजीत सिंह, ये बताइए कि रूस के सामने भी, जिस तरह से रूस ने कहा है कि उसके सामने भी अपने इंटरेस्ट को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, जिस तरह से एम्बेसडर सिक्री जिक्र कर रहे हैं, तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि ऐसा नहीं है कि रूस सिर्फ कुछ कर लेने के लिए या सिर्फ अपने फौजियों की नुमाइश के लिए ऐसा करना चाहता है, बल्कि रूस के सामने भी गंभीर चिंताएं हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर कि यूक्रेन का जो राजनीतिक झुकाव है वो किस तरफ हो रहा है, या आबादी का झुकाव किस तरफ हो रहा है। जी, ये जो एम्बेसडर सिक्री ने कहा ये एकदम दुरुस्त बात है। यूक्रेन एक ऐसा रिपब्लिक था जो कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट था यूएसएसआर का, और जब यूएसएसआर बढ़ गया अलग अलग 15 मुल्कों में, तो यूक्रेन के पास टेक्नोलॉजी, वॉर टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट कैरियर तक वो बनाने में सक्षम हैं, और मिसाइल्स हैं उनके पास जो कि उनका चीन के साथ भी बढ़ रहा था सहयोग, जिससे कि रूस को ये खतरा है कि चीन वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके रूस ने खुद चीन के साथ ये सब वेपन्स का व्यापार कम कर दिया था, ताकि चीन उस टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अपने खुद हथियार बना के दूसरे मुल्कों को ना बेचना शुरू कर दे। तो एक ये भी खतरा रहा कि अगर यूक्रेन बेचता है तो चीन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वो उनसे हमेशा खरीदता रहे, बल्कि आगे अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाए। तो इस तरह के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और भी हैं, गैस पाइपलाइन वगैरह जो कि रशिया का काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट है, वो यूक्रेन के ज़रिए से होके जाती है, और यूक्रेन एक बैकअप है, प्रॉक्सी है यूरोप और रशिया के बीच में। रशिया प्रोफेसर सिंह, आपने ये तो बताया कि क्यों यूक्रेन इतना महत्वपूर्ण है, इतना अहम है रशिया के लिए, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि यूरोप का भी की जो दिलचस्पी है यूक्रेन में, रशिया की तो समझ में आती है, आखिर क्यों इतना अट्रैक्टिव, इतना आकर्षित करने वाला क्यों है यूक्रेन इवन यूरोप के लिए भी। जी, क्यों नहीं रहेगा। 45 मिलियन वहाँ लोग हैं और इतना बड़ा इलाका है। ये तो वॉर शुरू से चलती आ रही है कि अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने की वेस्ट और यूएस के इंटरेस्ट में तो यही है, जो कि जिसको कि वो पूरी तरह से फेयर डेमोक्रेटिक वगैरह कहते हैं, और वो एक तरह से ठीक भी है कि सब कुछ उसी तरह से हो जाए जो कि यूरोपियन यूनियन में है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। लेकिन रशिया का इंटरेस्ट दूसरी तरफ है, क्योंकि ये एक यूरेशियन यूनियन भी बनाना चाहते हैं जिसमें कि बेलारूस, कजाकिस्तान वगैरह पहले से हैं, और इन्होंने ऑफर भी किया हुआ है यूक्रेन को। और गैस के दामों में भारी कमी पिछले कुछ सालों में चलता रहा है ये नेगोशिएशन, जिसको लेके यूक्रेन का झुकाव रूस की तरफ रहा है। और जो इमीडिएट ट्रिगर रहा वो 21 नवंबर को यानुकोविच की गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि एसोसिएशन यूरोपियन यूनियन के साथ जो एक एग्रीमेंट होने वाला था 28-29 नवंबर को, वो नहीं साइन किया जाएगा। तो उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए। तो ये पिछले तकरीबन 3 महीने से, पहले तो वो यही चाहते थे, लेकिन जनवरी में आके यहाँ तक हो गया कि कुछ पार्लियामेंट ने ऐसे लॉ अडॉप्ट किए कि जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा। तो उसके बाद उन्होंने वो सब छोड़ के एकदम सरकार को हटाने, 2004 के कॉन्स्टिट्यूशन को वापस लाने और इन सब चीज़ों की डिमांड शुरू कर दी। संदीप दीक्षित, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान काफी नहीं थे, दुनिया जो है वो मुकाबला कर रही है, साथ में देख रही है कि यूक्रेन और रूस जो है वो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की शक्ल के ही नजर आते हैं, और उनकी भी उसी तरह की अनरिजॉल्व लेगेसीज हैं जो दो देशों की इस तरह से हो जाती हैं, जो जुदा होते हैं। क्या कहा जाए फिलहाल ऐसी कौन सी चीजें हैं, पहले तो दर्शकों के लिए भी बताइए कि जो फिलहाल हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी हैं रूस और यूक्रेन में। आप बहुत बढ़िया बात कह रही हैं। बल्कि
और ये शुरू से डिवीजन एक रहा। कहा जाता है, प्रमाणित नहीं हुआ कभी, कि रूस की जो रेस है उसकी उत्पत्ति कीव में हुई थी। वहां से स्वीड्स ने उन्हें भगाया था मॉस्को। उसके बाद यूक्रेनियन नेशनैलिटी वाले लोग आ गए यहाँ और चर्च में बंटवारा हो गया। एक यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गया, एक रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गया। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का दबदबा जो है पूर्वी यूक्रेन में है और क्रीमिया में है, और जबकि यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च जो कि 1550 के करीब रोमन कैथोलिज्म से मर्ज भी कर गया था, उसका दबदबा पश्चिमी यूक्रेन में है और वहां यूक्रेनियन है। अब जो हुआ है, ये एक फ्लैश मॉब हुआ था नवंबर में। फ्लैश मॉब ने प्रेसिडेंशियल ऑफिस के बाहर आकर धरना दे दिया और उसमें पश्चिमी देशों के विदेश मंत्री तक आके बोले। वहां मई 2014 में इलेक्शन होने थे, उन्होंने उसको नजरअंदाज किया और जबरदस्ती उन्होंने सरकार गिरा दी। यूक्रेन में ऐसे हालात हैं, जैसा कि पश्चिमी और पूर्वी यूक्रेन में जो फर्क है, तो ऐसे हालात हैं कि वहां फेडरल सिस्टम ही हो सकता है हिंदुस्तान की तरह का। ये नहीं हो सकता कि पश्चिमी यूक्रेन के ही लोग आके कब्जा कर लें कीव में और जो वो बोले उसकी चलेगी। और आज उन्होंने कीव को, यूक्रेन को इस हालत में कर दिया है कि नवंबर से आज तक उन्होंने रूस को गैस के बिल नहीं दिए। चीन ने $3 बिलियन का उन पे जुर्माने का क्लेम डाला है फूड सप्लाई के लिए। आज वो मांग रहे हैं $70 बिलियन यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उसने खुद अपने सदस्यों को पैसे देने से मना किया था और कहा था कि आप जो हैं थोड़ा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए। तो आज यूक्रेन एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया है जहां कि उसे कहीं जाने का रास्ता नहीं दिख रहा, और सिर्फ इसलिए, जो कि सिकरी साहब ने कहा, कि फासिस्ट टेंडेंसी के भी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सब कुछ उनके इरादे, उनके इशारों से मोड़ा जाए। और जिस यूक्रेनियन चर्च की मैं बात कर रहा हूं, वहां भी 1991 में जब यूक्रेन आजाद हुआ तो उसके जो हेड आए वो 30 साल से असाइलम लिए हुए थे अमेरिका में, और उनका पहले भी कोल्ड वॉर के दौरान हाथ रहा पोलैंड, हंगरी और यूक्रेन में रिलीजन बेस्ड ऑपोजिशन शुरू करने का, सोशलिस्ट रूल के खिलाफ। संदीप, इससे पहले कि मैं कर्नल कॉल की तरफ जाऊं, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं, यूक्रेन ये कह रहा है कि 6000 जो सैनिक हैं रूस ने वो पहले ही भेज दिए हैं। रूस की तरफ से इस तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। ऐसे में खबरों की पुष्टि हम कहां से करें? क्या वाकई ऐसा हो चुका है कि रूस के सैनिक घुस चुके हैं यूक्रेन में? पहली बात तो यह है कि यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा हथियार नहीं है। उन्होंने काफी तो अपने टैंक पाकिस्तान को बेच दिए थे, T-80 अगर आपको याद हो, और उन्होंने काफी अपने जलपोत जो थे चीन को बेच दिए थे। तो यूक्रेन एक स्थिति में है जहां की कुछ नहीं कर सकता। यहां पे रूस की सेनाओं को बुलाया क्रीमिया के प्रधानमंत्री ने। क्रीमिया में 60% रूसी हैं, 24% यूक्रेनियन हैं जो कि रूसी बोलते हैं, यानी 84%। 12% टटार हैं जो कि पुराने मंगोल एम्पायर के हैं, वोल्गा टटार के नाम से जाने जाते हैं। तो वहां तो यूक्रेनियन नेशनलिस्ट है ही नहीं क्रीमिया में, और इसलिए वहां पे शुरू से, जब से उन्होंने कीव पे कब्जा किया और अपने झंडे लगाए, तो उसके रिस्पांस में क्रीमिया में रूसी झंडे लगा दिए गए। तो यानी कि जो मैं शुरू में अर्ज कर रहा था कि बिना फेडरल सॉल्यूशन के कुछ नहीं होगा। अगर पश्चिमी यूक्रेन के लोग सोचते हैं कि पश्चिमी देशों की मदद से पूरी यूक्रेन में कब्जा कर लेंगे, तो क्रीमिया उन्हें बता रहा है इस तरह के एक्शन से कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी देश चलेगा तो हर तबके की राजेमंदी से चलेगा। और जिस तरह से हमेशा होता है कि एक जो बड़ी पावर है वो अपना हक, अपनी हेजेमनी दिखाने की कोशिश करती है, और इस मामले में शायद एक तरह से एक्सपर्टीज है अमेरिका या दूसरे वेस्टर्न पावर्स को। फिलहाल कर्नल कॉल, जिस तरह से नजर आता है कि वेस्टर्न पावर्स वर्सेस रशिया, इस पूरे मामले में आपको वेस्ट का रोल कितना नजर आता है? अपनी चिंताएं खुद बनाने में पश्चिमी ताकतों का कितना रोल है? देखिए, ये रोल तो इनका पूरा है, क्योंकि अगर आप इतिहास में जाइए तो जब से क्रिमियन वॉर हुई है 19वीं सदी में, उसमें भी वेस्टर्न पावर शामिल थे। जब 1939-45 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें जर्मनी शामिल था। और अब जब यूक्रेन अलग हुआ है तो इसमें भी नेटो और पुराने वॉर्सो पैक्ट के बीच का झगड़ा सामने आया। तो अगर आप मान के देखिए कि जो बेसिक झगड़ा है
वो कोल्ड वॉर का एक समझे फॉल आउट है। और मैं समझता हूं कि ये यूक्रेन, क्योंकि जैसे आपके पैनलिस्ट ने बताया, इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, ये सॉल्व होना मुश्किल लग रहा है आज की तारीख में। क्योंकि क्रिमिया में अगर रूस ने कोशिश करी और उनके लोकल सपोर्ट है, तो यूक्रेन की जो बाकी जनता है मेरे ख्याल प्रोटेस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर बाकी यूक्रेन के ऊपर धावा बोल दिया गया और हमला आगे बढ़ा, तो हर हालत में ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय इम्प्लीकेशन और भी बड़ी है। जी हाँ, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद कर्नल कॉल मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद हम जरूर ये जो आपने अंतर्राष्ट्रीय नतीजे भुगतने की बात कही है वेस्टर्न ताकतों की, और लगता है पुतिन साहब भी कहीं ना कहीं जरूर अपना आधिपत्य ज्यादा जमाने के चक्कर में नजर आते हैं। ब्रेक के बाद हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ से संकट कहाँ जा रहा है। देश देशांतर में चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या दुनिया एक और युद्ध के लिए तैयार हो रही है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच जो फिलहाल एक संकट हो रहा है, जहां ऐसा लगता है फिलहाल कि रूस जो है वो आक्रमण करना चाहता है यूक्रेन के ऊपर, लेकिन जो पश्चिमी ताकतें हैं वो उसे रोकने की कोशिश कर रही है। पूरा इस तरह का जो नजारा हमें अक्सर नजर आता है हर कुछ सालों बाद, उसी तरह की ये तस्वीर नजर आ रही है। एम्बेसडर सीकरी, ये बताइए कि क्या इस पूरे हालात को हम 2008 में जो जॉर्जिया का जो संकट था जो रूस और अमेरिका के बीच का, क्या उससे आप कंपेयर कर सकते हैं या उससे ज्यादा ये गंभीर नजर आ रहा है? उससे ज्यादा गंभीर है। जॉर्जिया बहुत छोटा मुल्क था, उक्रेन बहुत बड़ा है, और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि रूस के लिए इसकी सामरिक महत्व बहुत है। इसके अलावा हमें ये याद रखना चाहिए कि जब सोवियत संघ था तो इंटीग्रेटेड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, तो कई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, क्या उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की, स्पेस प्रोग्राम की, एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की, वो इंटीग्रेटेड हैं। कोई हिस्से उक्रेन में बनते हैं और कई पार्ट रूस में बनते हैं। तो अगर उक्रेन रूस से अलग हो जाए तो रूस की जो सी इस क्षेत्र में क्षमता है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, और इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस रशिया के लिए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पुतिन को पीछे हटना बड़ा मुश्किल होगा। एक तो मूछ की बात है कि वो आगे गए हैं, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे सैनिकों ने उसका इन्वेजन किया या कुछ किया, वहां के लोकल लोग कह रहे हैं कि वो ही कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है फिलहाल, उसका रोल आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक फेस सेविंग के लिए कोई ऐसी बात कर दी जाएगी जिसे आपने कहा कि मूछ का सवाल भी रह जाए और जंग भी ना हो? वो जॉन से कोई भी समाधान जो हो, वो जैसे किसी ने कहा था पहले, एक फेडरल स्ट्रक्चर ही हो सकता है, और जौन सा एक स्थायी अरेंजमेंट बने, उसमें ईस्टर्न यूक्रेन और क्राइमिया के रिश्ते रूस के साथ और गहरे हो जाएंगे, और डी फैक्टो उनके मर्जर हो जाएगा। डी यूरे बेशक ना हो, पर काफी लूज फेडरेशन होनी पड़ेगी। तो संदीप, क्या ये कहें हम कि जैसा यूक्रेन या रूस जीते रहे हैं अब तक पिछले कई दशकों में, इस पूरे संकट के बाद दोबारा वैसा फिर कभी नहीं हो पाएगा, बल्कि एक बदले हुए स्वरूप में, एक बदले हुए राजनीतिक व्यवस्था में जीना होगा दोनों को? हाँ, देखिए, उतार चढ़ाव रूस और यूक्रेन की इतिहास में आते ही रहे हैं। यूलिया ताइमोशेंको, जो कि अब नई आशा बताई जा रही है पश्चिमी जगत की, वो 2010 में तो इलेक्शन हार गई थी विक्टर यानुकोविच से, और उनको जेल में डाला था इसलिए कि वो रूस के साथ पक्षपात कर रही हैं। तो यूक्रेन की जो अभी स्थिति है, जैसे सिकरी साहब ने कहा, पश्चिमी यूक्रेन में सारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। आज मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में दुनिया की 25% फ्लीट के इंजन ये लोग सप्लाई करते हैं। हमारे जो 106 एंटोनेव 32 एयरक्राफ्ट है वो ओवरहॉल के लिए यूक्रेन जा रहा है, यूक्रेन से आ रहा है। और पिछली बार विक्टर यानुकोविच जो कि यहाँ हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी करार किया था हिंदुस्तान के लिए। तो हमें भी हिंदुस्तान के लिए भी एक यूनाइटेड और फेडरल यूक्रेन बहुत जरूरी है।
और साथ साथ पश्चिमी ताकतों को करना होगा, जो कि अमेरिका ने अपनी 2 फ्रिगेट्स कैस्पियन सी में भेजी हुई बिन बुलाए, ये कह के कि हम सोची गेम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, जो कि आज तक नहीं गई। तो डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन में ये बेहतर होगा अगर ये 2 फ्रिगेट्स भी वहां से वापस चली जाए। प्रोफेसर चरणजीत सिंह, ये बताइए फिलहाल G8 का भविष्य आपको कैसा नजर आ रहा है? फिलहाल एक तरह से इसको आर्म ट्विस्टिंग कह सकते हैं जो चल रही है। आपको लगता है कि वाकई अभी मार्च का महीना है, जून में ये समिट, ये बैठक हो पाएगी? जी, ये कहना तो आज मुश्किल है कि बैठक हो पाएगी कि नहीं। इस वक्त मुझे लगता है ब्रिंकमैनशिप चल रही है। पहले पश्चिम ने, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने मिल के वार किया, जिससे कि यानुकोविच को हटा दिया गया और पार्लियामेंट पे कब्जा हो गया। तुर्चिनव को एक्टिंग प्रेसिडेंट और स्पीकर बना दिया गया। तो ये एक जवाबी हमला है जो कि रूस ने एकदम चुपके से किया है। एक तो जो क्रिमियन पेनिनसुला है उसमें पार्लियामेंट, जो कि ऑटोनमस एक रिपब्लिक है, यूक्रेन का हिस्सा है लेकिन ऑटोनमस है, वहाँ जो है रूसी हिमायत वाले लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया है। और दूसरे जो शहर हैं जैसे लुगांस्क है और खार्कव है और ओडेसा है, ये जो साउथ ईस्ट यूक्रेन के हिस्से हैं, वहाँ भी मेजॉरिटी भी रूसियों की है। और उन सब ने भी रेफरेंडम करने की बात को सपोर्ट किया है, जो कि क्रीमिया वाले अनाउंस कर चुके हैं कि हम रेफरेंडम करेंगे। तो इस तरह से अभी तक ये ब्रिंकमैनशिप वाली बात है, जो कि रशिया अपना कार्ड खेल के ये बताना चाह रहा है कि हमारे बिना आप यूक्रेन का मसला हल नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है ये इससे बहुत ज्यादा आगे बात नहीं जा पाएगी। समय थोड़ा सा मेरे पास कम है। कर्नल कॉल मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये बताइए कि फिलहाल यूक्रेन की भलाई किसमें है? क्या रूस की तरफ, जिससे उसकी एथनिक और हिस्टोरिक जो टाइज हैं वो बनी हुई है लगातार, उसकी तरफ जिस तरह से अब तक झुका रहे, या फिर जो नया भविष्य है वो यूरोप में भी देख सकता है, यूरोप की तरफ झुकाव रखकर? आपने मेरी बात बीच में वो ब्रेक की वजह से काट दी, मैं उसको दोहराना चाहूंगा। जी माफ कीजिएगा, दोहराइए। कि ये एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय मसला बनता जा रहा है, और अगर रूस ने इसके अंदर हथियारबंद लोग भेज दिए और क्रिमिया को अपने साथ जोड़ लिया, जो भी फेडरल स्ट्रक्चर बता रहे हैं उनके, जो भी लूज फेडरेशन जैसे भी आप कह रहे हैं, इससे और देशों को भी एक किस्म की एडवांटेज मिलेगी कि वो कुछ काम कर सकते हैं जो कि अच्छा नहीं होगा। जैसे चाइना है, वो जापान के आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लेगा जी। या हमारे नजदीक आ जाइए तो हमारे यहां भी कई लोग ऐसे हैं जो कि रेफरेंडम मांग रहे हैं। ये चीजें अंदरूनी ताकतों के दौरान अच्छी तरह से समझाई जाए, ज्यादा बेहतर है। अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे उसका अलग प्रॉब्लम है, ईस्ट की तरफ जाएंगे अलग प्रॉब्लम है। और यूक्रेन में जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो एक बहुत लुक्रेटिव क्या कहते हैं एसेट है, वेस्ट के लिए भी और रशिया के लिए भी। साथ में अगर आपने ध्यान इतिहास में जाइए तो मॉस्को का रास्ता यूक्रेन के थ्रू ही पड़ता है। जी हाँ। तो कल को अगर कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात होती है या ये हाथ से बाहर निकल जाती है जी। तो यूक्रेन को एक बैटल ग्राउंड बनना पड़ेगा दोनों के बीच में। जी हाँ, और कर्नल ये कॉल, मुझे बहुत जानती हूँ मैं कि खतरनाक आप बात। और महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आप देना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम जो होते हैं टीवी के उनकी मजबूरी होती है, समय बिल्कुल कम होता है। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहती हूँ, भारत के पास अभी क्या ऑप्शन है? क्या भारत के लिए एक डिलेमा जैसी स्थिति नजर आ रही है कि क्या करे भारत? मैं समझता हूं कि हमारे हित में यही होगा कि रूस का थोड़ा समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जब उनके इस क्रिटिकल इलाके में ऐसी संकट की स्थिति हो गई है तो जैसे हम उम्मीद रखते हैं कि रूस हमारी समर्थन दे जब हमारे इलाके में कुछ ऐसे संकट हो। बांग्लादेश में हमने सपोर्ट किया था, तो यानी कि यूरोप और अमेरिका को नाराज भी करके वो ठीक है, पर ये उनके बड़े कोर इंटरेस्ट हैं और हमारे रूस के साथ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है बनिस्बत यूक्रेन के साथ। एक छोटी सी बात मैं चाहता हूँ कि आर्थिक स्थिति यूक्रेन की बहुत नाजुक है और उसको संकट से निकलने के लिए रूस का समर्थन चाहिए होगा। गैस चाहिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए।
पश्चिम और यूरोप के जी। पास पैसे नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव सीकरी साहब, प्रोफेसर चरणजीत सिंह, संदीप दीक्षित और साथ ही कर्नल कौल भी हमारे साथ मौजूद है। तो साफ तौर पर जो तस्वीर है बिल्कुल साफ है, जिस तरह से एम्बेसडर सीकरी भी बता रहे थे कि जो उनकी जो ऐतिहासिक रिश्ते हैं और जिस तरह के रिश्ते रहे हमेशा यूक्रेन और रूस के, वो शायद हित में यही होगा यूक्रेन के कि फिर से रिश्ते बहाल हों रूस के साथ, और शायद दुनिया भी अभी फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि एक और जंग बर्दाश्त करे। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।